विवेद आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आलेख और न्यूज़ हैं उनका विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूज़ से, जिसमें दिल्ली में जो महिलाएं हैं उनको नाइट शिफ्ट की अनुमति दे दी गई है। इसको आप जीएस पेपर और 2 के इन टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं। दिल्ली में जो दिल्ली शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 है उसमें संशोधन करके ये अधिकार दिया गया है। देखिए, पहले इसकी अनुमति नहीं थी और ये जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होते हैं वो अब प्रत्येक राज्य के अपने होते हैं, तो उसी के अनुसार इसमें वो विभिन्न जो प्रावधान है वो करते हैं। ऐसा ही दिल्ली में किया गया है। तो दिल्ली में अब नाइट शिफ्ट की अनुमति दी गई है, लेकिन केवल लिखित सहमति के आधार पर। यह निर्णय दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है। हालांकि जो उपराज्यपाल कार्यालय है वहाँ से अभी स्वीकृति के लिए इसको भेजा जाएगा। नीति का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना, दिल्ली को 24/7 व्यावसायिक हब बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें सुधार लाना। इसमें सुरक्षा उपाय के सख्त प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें क्या क्या अनिवार्य किया गया है कि सभी जो प्रतिष्ठान हैं उनको अनिवार्य परिवहन सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। सीसीटीवी निगरानी प्रणाली पूर्ण रूप से लागू करनी होगी। महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यस्थल पे पोस एक्ट है, यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, उसके अंतर्गत इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको बनाना अनिवार्य होगा। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के समान प्रावधान किए गए हैं, जैसे हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। वहाँ पे महिलाओं को नाइट शिफ्ट की ऑलरेडी अनुमति दी जा चुकी है। हालांकि वहाँ पर भी बेहतर सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बात करते हैं बाघों की मृत्यु 2021 से 25, है ना, एक रिपोर्ट जारी हुई है, तो उसी का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारत है वो विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। बाघ संरक्षण हेतु भारत सरकार के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं, विशेषकर जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन है, तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इनकी मृत्यु लगातार बढ़ रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। और ये जो मृत्यु है विशेषकर जो संरक्षित अभयारण्य हैं उनके बाहर देखी गई है। तो प्रमुख तथ्य देखें तो कुल मृत्यु हुई है 667, है ना। इनमें से 51% जो मौतें हुई हैं वो संरक्षित बाघ अभयारण्य हैं उनके बाहर हुई है, यानी जो टाइगर रिजर्व है उनके बाहर हुई है। तो अनुमानित आबादी कितनी है? बाघ आबादी लगभग 3682। इनमें से लगभग 30% जो बाघ अभयारण्य हैं वो बाहर, जो अभयारण्य हैं उनके बाहर रहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो टाइगर रिजर्व हैं उनके बाहर भी काफ़ी संख्या में लगभग 30% बाघ बाहर रहते हैं। तो ये जो बाघ की मृत्यु है ये हर साल चेंज होती रहती है ना। और बाहर भी ये जो मृत्यु के जो आंकड़े हैं ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना सा है कि हर साल ये लगातार परिवर्तन होता रहता है इनमें। अब राज्यवार विश्लेषण देखें जो कि अभयारण्यों के बाहर हुई मौतों को दर्शाता है। तो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में, उसके बाद एमपी में, केरल, चौथे नंबर पे उत्तराखंड और 5वें पे कर्नाटक। ये आंकड़ा आप रख सकते हैं याद, ठीक है। इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके टाइगर रिजर्व हैं वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे मुख्य चिंताएं क्या हैं? देखिए, अभयारण्यों के जो बाहर हैं वो मौतें लगातार बढ़ रही हैं, जो कि आधे से अधिक मौतें हैं। तो ये है कि इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि बाघों का संरक्षण केवल संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित नहीं हो सकता। हमें बाघों का संरक्षण करना है तो जो अभयारण्य है उनके बाहर भी सोचना होगा। मानव बाघ संघर्ष है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी उनकी हत्या की संभावना बढ़ जाती है। बाघों का जो निवास क्षेत्र लगभग 30% क्या है बाघ अभयारण्य है उनसे बाहर है, तो उसके लिए हमें बेहतर निगरानी और संरक्षण की आवश्यकता है। तो संभावित कारण क्या है इनकी मृत्यु के? तो एक होता है जो हैबिटेट है उनका विखंडन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, शिकार और अवैध तस्करी हो रही है, बिजली के तार, रेलवे, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, मानव बाघ संघर्ष होता है तो उसके कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक कारणों और रोग भी रहते हैं। तो बात करते हैं नीतिगत प्रयासों की। तो अभयारण्य के बाहर जो संरक्षण तंत्र है उसको मजबूत करना होगा। इसके लिए जो वन्य जीव गलियारे होते हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होते हैं, है ना, उनको हमें कानूनी दर्जा प्रदान करना होगा। लगातार निगरानी करनी होगी और पेट्रोलिंग को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा स्थानीय जो समुदाय हैं उनकी भागीदारी बढ़ाना महत्वपूर्ण है। तो मानव बाघ जो संघर्ष है उसको कम करने हेतु मुआवजा जो तंत्र है उसको प्रभावी बनाना होगा। विभिन्न राज्य उनके बीच समन्वय स्थापित करना होगा,
जो बाघ अभयारण्य हैं जो एक से अधिक राज्यों में फैले हैं, तो उनके बीच समन्वय स्थापित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए संयुक्त कार्य योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं। जैसे महाराष्ट्र और एमपी हैं, वहाँ पे उच्च मृत्यु है, तो उनके लिए एक संयुक्त कार्य योजना बनाई जा सकती है। बात करते हैं काजीरंगा टाइगर रिजर्व 2024 रिपोर्ट। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? असम में। तो ये एक महत्वपूर्ण बाघ आवास स्थल है। ये पहले से प्रसिद्ध है किसके लिए? देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, उसके रूप में इसको शामिल किया गया है। एक सींग वाला गेंडा है, उसके लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये आपको याद रखना है, यूपीएससी प्री में लगातार इसको पूछा जाता है। तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर इस जो बाघों की गणना की गई है। तो काजीरंगा है वो अब दुनिया में बाघों के घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पे है। तो बाघों का घनत्व अगर देखें तो दुनिया में स्थान कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले स्थान पे आता है आपका कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। इसके बाद में आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, और थर्ड पे आता है काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम। तो ये आपको इनकी लोकेशन भी याद रखनी है ना। और यहाँ पे जो डेंसिटी, यहाँ पे संख्या की बात नहीं हो रही है, घनत्व की बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है कि डेंसिटी में कौन से स्थान पे हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे पाई जाती है? कार्बेट में, फिर बांदीपुर, फिर काजीरंगा। देखिए, जो बाघों की संख्या है वहाँ जो काजीरंगा है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो काजीरंगा में 2024 में कितने हैं संख्या? 148। तो सर्वेक्षण की पद्धति की बात करें तो इसमें कैमरा ट्रैप लगाए गए थे, और पहचान का तरीका क्या है? इसमें जो राइट फ्लैंक स्ट्रिप्स होते हैं, है ना वो, तो ये स्ट्रिप्स याद रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैविक और पारिस्थितिकी विशेषताएं देखें तो काजीरंगा का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बाघों के लिए आदर्श स्थान है। देखिए, यहाँ पे ये जो इस प्रकार की जो जलवायु है उसको याद रखना, यूपीएससी इनको भी पूछता है कि ये इस प्रकार की जलवायु है, इस प्रकार के वन मिलते हैं, तो ये किस प्रकार किसको दर्शा रहा है? ये तो आपको अलग अलग दिया जाएगा, है ना। तो पहला है कि यहाँ पे पूर्वी आर्द्र अलुवियल ग्रास लैंड मिलती है, अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय नम मिश्रित पर्णपाती वन मिलते हैं। इसके अलावा वेटलैंड आर्द्र भूमि भी मिलती है। संरक्षण प्रयासों की भूमिका देखें तो नेशनल जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके निर्देशन में निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। एंटी पोचिंग उपाय किए गए हैं। जो हैबिटेट है उनको फिर से रिस्टोर किया गया है। स्थानीय समुदाय उनके आधार पर संरक्षण की पहले भी की गई है। वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं यहाँ पे? तो रिपोर्ट क्या कहती है कि जो मौजूद समस्याएं अभी, जैसे वन क्षेत्र का खंडन हो चुका है, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, कृषि विस्तार हुआ है, आधारभूत संरचना का दबाव बढ़ा है, जलवायु परिवर्तन ने भी इस पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला है। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि अनुकूली जो प्रबंधन रणनीतियाँ हैं उनको अपनाया जाए। फिर इसके बाद बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? आपका गुजरात में। तो ये आपको याद होगा कि ये एशियाई जो लोयन है, शेर हैं, एशियाटिक लोयन, एशियाई शेर, उनका एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो देखिए, यहाँ पे दो प्रसिद्ध शेर थे जिनकी जोड़ी थी, उनको जय वीरू बोला जाता था। तो इनकी जोड़ी थी वो काफ़ी दोस्ती और सामाजिक नेतृत्व के लिए जानी जाती थी, लेकिन अभी दोनों की डेथ हो चुकी है, तो इस कारण से ये चर्चा में है। तो बात करते हैं जो शेर होते हैं उनके व्यवहार की। देखिए, जो शेर होते हैं उनमें प्रादेशिक व्यवहार, टेरिटोरियल बिहेवियर होता है, यानी वो अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो जो वयस्क नर शेर होता है वो अक्सर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। तो ये जय वीरू क्या है कि एक साथ में रहते थे। तो जब ये एक साथ में थे तो संगठित थे, संगठन में मजबूती होती है, इसी कारण से इनमें भी मजबूती थी। तो ये प्रादेशिक प्रभुत्व रखते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले ये दोनों अकेले हो गए थे, जिसके कारण ये कमज़ोर पड़ गए और दूसरे शेरों से हार गए। तो इसके कारण दोनों की मृत्यु हुई। तो शेरों की सामाजिक संरचना की बात करें, देखिए आजकल यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो हमें ये याद रखना है। तो जो शेर होते हैं उनकी सामाजिक संरचना की बात करें तो एक शेर होता है उसमें प्राइड में होता है ना, तो वो एक या दो नर शेर होते हैं जो उसकी रक्षा करते हैं पूरे एरिया की। इसके अलावा मादा और जो पूरा एरिया उसकी रक्षा करते हैं। वो जो जय वीरू की जोड़ी थी उसने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से इनके लिए क्या सीख है? देखिए, गिर जैसे जो पार्क हैं वहाँ शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और इसके कारण जो क्षेत्रीय सीमा उसको लेके उनमें सघन संघर्ष देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें विशेष संरक्षण प्रयास खुद करना होगा। तो देखिए, ये जो गिर वाला एरिया है वो ये है गुजरात में, ठीक है, ये आपको याद रखना लोकेशन को।
बात करते हैं जो भारत और यूके के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हो उसको लेके। तो देखिए ये लगातार चर्चा में है, तो इसको आप एक क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको प्रदान किया है। तो प्रश्न क्या है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता न केवल द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशा देता है बल्कि वैश्विक व्यापार संरचना में उभरते परिवर्तनों को भी दर्शाता है। CET की सामयिक प्रासंगिकता, पहला पार्ट क्या है, इसकी सामयिक प्रासंगिकता क्या है, और सेकेंड है भारत की व्यापार नीति में इसका महत्व है क्या है। तो ये दो पार्ट हैं। पहला जो है वो एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कर सकते हैं इंट्रो में। उसके बाद में पहला है प्रासंगिकता क्या है और दूसरा क्या है व्यापार नीति में इसका भारत के लिए महत्व क्या है। तो प्रासंगिकता की बात करें तो देखिए ब्रेग्जिट हुआ था, उसके बाद यूके की पहली नई व्यापारिक रणनीति है ये। तो यूरोपीय संघ से जब बाहर आया था यूके, उसके बाद स्वतंत्र व्यापार समझौते की खोज कर रहा था। भारत जैसे उभरते बाजार के साथ इस प्रकार का जो ये समझौता हुआ है, FTA हुआ है, रणनीतिक और आर्थिक स्थायित्व प्रदान करता है। सेकेंड है विश्व व्यापार में जो संरक्षणवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, इन देशों ने बढ़ती जो संरक्षणवादी नीतियां हैं, है ना, उसके बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये मुक्त और संतुलित व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास है। फिर बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ट्रांजेक्शन को लेके। तो जैसे ये समझौते हैं उनमें पर्यावरणीय मानक, कार्बन टैक्स, टिकाऊ निवेश, है ना, ये भी शामिल किए जा रहे हैं। तो ये वैश्विक व्यापार नियमों में हरित रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम को दिखाता है। फिर चौथा पॉइंट है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन। देखिए कोविड-19 हुआ, लगातार संघर्ष देखे जा रहे हैं, जैसे रूस, यूक्रेन, इजराइल वाला इधर। तो उसके कारण क्या जो आपूर्ति श्रृंखला है ना, वो काफ़ी प्रभावित हुई है। तो इसके कारण विकेंद्रीकरण की आवश्यकता लगातार देखी जा रही थी। तो इस संदर्भ में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो रणनीतिक साझेदारी को काफ़ी मजबूत बनाएगा। फिर बात करते हैं डिजिटल ट्रेड और सेवाओं का उदय। तो देखिए पहले क्या है कि जो व्यापार होता था मेनली वस्तु व्यापार पे निर्भर था, लेकिन अब डिजिटल सेवा, डेटा ट्रांसफ़र, ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। बात करते हैं भारत की व्यापार नीति में CETA है, उसका महत्व क्या है। तो देखिए इससे निर्यात विविधीकरण और नए बाजार देखने को मिलेगा। तो यूके का जो बाज़ार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर जो फार्मास्यूटिकल, वस्त्र, IT सेवाएं और ऑटो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए। फिर जो मध्यम और लघु उद्योग है, MSME हैं, उनके लिए भी काफ़ी अवसर है, उनके लिए विशेष छूटें प्रावधान की गई हैं। तो इससे क्या है कि भारत का जो घरेलू उद्योग है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिलेगी। साथ ही जो सेवा और पेशेवर है उनकी आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। जो वीज़ा प्रक्रिया उसको सरल बनाने की बात कही गई है। म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और नवाचार सहयोग भी है, जैसे डिजिटल व्यापार, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सहयोग की बात कही गई है। भू राजनीतिक संतुलन और सामरिक साझेदारी, तो इससे क्या है कि चीन पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी। लोकतांत्रिक जो साझेदार देश हैं उनके साथ सहयोग बढ़ाने में भी भारत को सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से ये आम आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं PRS 2024 यानी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम के तौर पे देखा गया है। तो शिक्षा में हालिया परिवर्तन और इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए हाल ही के वर्षों में भारत में जो शिक्षा क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी विस्तार हुआ है, बल्कि ये कहें कि विस्तार ही नहीं हुआ बल्कि उसमें गुणवत्ता, शिक्षण पद्धति, जो अधिगम परिणाम है उनमें काफ़ी गंभीर बदलाव देखे गए हैं। अब जो शिक्षा है वो विद्यालयों में उपस्थिति तक सीमित नहीं है कि बच्चे स्कूल में आ जाएं बस, बल्कि ये देखा जाता है कि बच्चों ने क्या सीखा है, क्या कौशल अर्जित किया है। तो ये जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण है उसके मूल्यांकन का क्या महत्व है। देखिए छात्र हैं वो खराब शिक्षण के बावजूद कुछ सीख सकते हैं, लेकिन खराब मूल्यांकन से वे उबर नहीं सकते विशेषज्ञों के अनुसार। तो इसलिए बड़े पैमाने पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि जो शिक्षा प्रणाली है उसकी प्रभावशीलता को मापा जा सके। साथ ही जो विभिन्न क्षेत्र, विषय, वर्ग और विद्यालय से प्राप्त आंकड़े हैं उनसे उनकी रुझान क्या है, उनकी समस्या, उनकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा ये नीति निर्माण और सुधार प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक साक्ष्य आधारित डेटा प्रदान करते हैं। मुख्य निष्कर्ष क्या है इसके। तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा ग्रेड 3 में सुधार देखने को मिला है। जैसे भाषा दक्षता 2021 में 39% थी, जो भी 2024 में बढ़कर कितनी हो गई है 57%।
गणित में दक्षता थी 2021 में लगभग 42% थी, जो कि अब बढ़कर 65% हो गई है। निपुण भारत मिशन है शिक्षक प्रशिक्षण और शुरुआती हस्तक्षेपों की सफलता का प्रमाण है। कई जो ग्रामीण सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पे ने शहरी और निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन किया है। ये एक तरीके से लक्षित और जो समन्वित सुधार किए गए हैं उनका एक सकारात्मक परिणाम है। बात करते हैं सेकंड कि मध्य कक्षाएं यानी ग्रेड 6 और ग्रेड 9 में क्या चुनौतियां हैं। तो लैंगिक और क्षेत्रीय समानताएं काफ़ी देखने को मिलती हैं, विशेषकर गणित और विज्ञान विषयों से संबंधित। तो ऐसे में इन कक्षाओं में सुधार के लिए हमें गहन और लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है। तो अब है कि हम सिर्फ शिक्षा है उसको शिक्षा तक सीमित नहीं रखें, बल्कि आजीविका की दिशा में हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य अब क्या है कि केवल डिग्री प्रदान करना नहीं है, बल्कि क्या है कि रोजगार मिल सके, उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके और उत्पादकता में वो योगदान कर सकें। तो ऐसे में सरकार वो जल्द ही एक व्यापक कौशल मूल्यांकन स्किल को असेसमेंट करने की प्रयास शुरू करेगी। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे कौशल की कमी है, और इसके अलावा क्षेत्रीय विविधताओं की पहचान कर लक्षित हस्तक्षेप संभव हो सकेगा। इसके अलावा जो ITI ग्रेडिंग प्रणाली, नीट आंकड़े हैं, उनके आधार पे ये भी प्रयास किया जा रहा है कि उनको पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वे होते हैं उनमें भी शामिल किया जाए। अगला हमारा जो न्यूज़ है कि भारत चीन निवेश रणनीति। तो पहले था चाइना आउट, अब चाइना आउट की बजाय हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। चीन के साथ हम संबंधों को बेहतर बना रहे हैं। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत की जो चाइना आउट रणनीति थी वो क्या थी। देखिए 2020 में जो गलवान संघर्ष हुआ था उसके बाद भारत ने चीन के प्रति काफ़ी कठोर रुख अपना लिया था। एक नोट जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि चीन सहित जो भी सीमा साझा करने वाले देश हैं वो अगर भारत में निवेश करना चाहते हैं तो भारत सरकार की उनको पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दृष्टि से चीन को दूर रखने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत जो टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और रणनीतिक क्षेत्र थे वहाँ पर चीनी कंपनियों की भागीदारी को रोक दिया गया था। उद्देश्य क्या था कि अवसरवादी जो अधिग्रहण है उसको रोकना। लेकिन हालिया क्या बदलाव आए हैं। जो रणनीति थी चाइना आउट रणनीति, उसमें नरमी के संकेत देखे गए हैं। जैसे नीति आयोग की सिफारिश, तो नीति आयोग ने जुलाई 2025 में कहा है कि हमें FDI नियमों में ढील दी जानी चाहिए, विशेषकर चीन के निवेश को लेकर। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे था 2023-24, उसमें भी ये कहा गया था कि चीन को हमें निवेश के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि जो निर्यात और विनिर्माण है उसको बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा सरकारी सोच में भी बदलाव है। सरकार का मानना है कि यदि भारत सप्लाई चेन में गहराई से जुड़ना चाहता है तो उसे चीनी कंपनियों के साथ साझेदारी करनी ही पड़ेगी। तो देखिए इसका सामरिक और नीतिगत विश्लेषण करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए ये जो वर्ड है आयाम, ये आप जब भी IR के या फिर इकोनॉमिक्स में IR से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं तो उनको जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये वर्ड आपके होने ही चाहिए। ये आयाम है, डायमेंशन है। ये डायमेंशन अगर आपने शामिल कर लिया अपने आंसर में तो काफ़ी अच्छा आंसर लिखा जाएगा। तो पहला होता है राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी वाला है टॉपिक, उसमें भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो पहला आयाम है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो देखिए अभी भी सरकार वो काफ़ी सतर्क है, खासकर टेलीकॉम और रणनीतिक क्षेत्रों को लेके कि वहाँ पे चीन का प्रभुत्व न हो। विनिर्माण लक्ष्य, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहयोग आवश्यक हो सकता है। आर्थिक रणनीति की बात करें तो अब भारत है वो लगातार आत्मनिर्भरता का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि अगर वो विश्व की जो वैश्विक चेन सप्लाई चेन है उसका हिस्सा नहीं बनता है तो उसके लिए काफ़ी नकारात्मक होगा। तो हमें वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनना होगा और इसके लिए हमें चीन का सहयोग जरूरी होगा। भू राजनीतिक संतुलन की बात करते हैं तो देखिए लगातार अमेरिका चीन तनाव हुआ है, वैश्विक पुनर्संतुलन के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे में भारत को विवेकपूर्ण रुख अपनाना होगा। कूटनीतिक प्रयास, तो देखिए हमारे जो विदेश मंत्री है वो लगातार, PM है वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, है ना। अभी विदेश मंत्री है उनका चीन का दौरा भी हुआ तो वहाँ पे ये देखा गया है कि अब हम प्रतिस्पर्धा है संघर्ष में न बदले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि भारत अब है वो चाइना आउट रणनीति से किस पे चला गया है, चाइना सीमित साझेदारी रणनीति की ओर। यानी कि साझेदारी तो होनी चाहिए लेकिन सीमित। ये बदलाव है ये आर्थिक अनिवार्यता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और विनिर्माण लक्ष्य के समन्वय का परिणाम है। आवश्यक है कि चीन के साथ सीमित, निगरानीयुक्त और रणनीतिक भागीदारी की अनुमति दी जाए ताकि एक व्यवहारिक नीति की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। बात करते हैं अब गाजा में भूखमरी की स्थिति। तो एक रिपोर्ट आई है IPC की, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी
फेज क्लासिफिकेशन। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है। इसने कहा है कि जो गाज़ा है उसमें भूखमरी की सबसे ख़राब स्थिति बन चुकी है, मतलब वर्स्ट सिनेरियो बन चुका है फेमिन का, भूखमरी का। तो वहाँ पे 22 महीनों से लगातार संघर्ष चल रहा है। सख्त जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके कारण जो हालत है वो काफ़ी बदतर हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भूखमरी की घोषणा के मानदंड क्या है। तो फेमाइन हाउस के क्लासिफिकेशन के मानदंड क्या है। तो जो आईपीसी है उसके अनुसार किसी एक क्षेत्र में भूखमरी की औपचारिक घोषणा तब होती है जब ये 3 स्थितियाँ हों। देखिए प्री में आपको ये पूछा जा सकता है, तो आपको प्रॉपर्ली याद रखना है। तो 3 परिस्थितियाँ कौन सी है भूखमरी की। पहला है कि कम से कम 20% घरों में अत्यधिक भोजन की कमी हो, 30% बच्चे हैं उनमें तीव्र कुपोषण हो, यानी शरीर अत्यधिक दुबला हो जाए, और प्रति 10,000 लोगों में से 2 वयस्क या 4 बच्चे प्रतिदिन भूख से या कुपोषण से मर रहे हों। और जो गाज़ा है वहाँ पे ये स्थिति लगभग पूरी हो चुकी है। बात करते हैं हम निसार उपग्रह। निसार को लेके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो निसार क्या है, एक नासा और इसरो का सिंथेटिक एपरेचर रडार है। एक तरीके से नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। ये पिछले 10 वर्षों से कार्यान्वित है, मतलब संचालित किया जा रहा है, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हैं, अभी इसको छोड़ा जाना है। तो ये दुनिया का पहला उपग्रह होगा जिसमें 2 रडार होंगे, 2 सार यानी सिंथेटिक एपरेचर रडार होंगे। एक होगा एल बैंड और एक होगा एस बैंड। तो बात करते हैं कि जो सिंथेटिक एपरेचर रडार वो होता क्या है। देखिए एक प्रकार का इमेजिंग रडार होता है जो अंतरिक्ष में उपयोग के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे पारंपरिक जो बड़े डिश रडार हैं वो भेजना संभव नहीं होता है। तो देखिए सार प्रणाली में जो माइक्रोवेव या रेडियो तरंगें होती हैं वो सतह से टकराकर लौटने वाले तरंगों का विश्लेषण कर सतह की बनावट क्या है, उसकी दूरी कितनी है, गति क्या है, संगठन है, इनकी जानकारी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं एल बैंड और एस बैंड का महत्व क्या है। देखिए जो एल बैंड होता है उसकी आवृत्ति होती है वो कम होती है, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बड़ा होता है। ये कैपेसिटी क्या है, देखिए ये सतह के नीचे तक प्रवेश करने में सक्षम होता है एल बैंड। तो इस कारण से जैसे पेड़ों के नीचे की सतह देखनी हो, हिम परतों की गहराई मापनी हो, बायोमास की गणना करना हो, तो एल बैंड काफ़ी उपयोगी होता है। जो एस बैंड होता है उसकी आवृत्ति उच्च होती है जो, लेकिन तरंग दैर्ध्य उसका कम होता है। सतह की ऊपरी विशेषताओं का ये अवलोकन कर सकता है, जैसे फसल क्षेत्र हो गया, जल सोर्स, फसल की वृद्धि, परिपक्वता का अध्ययन, तो इनमें ये काफ़ी उपयोगी है। देखिए दोनों एसआर हैं वो एक साथ एक ही स्थान को एक ही समय पर देख सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि एक है वो नीचे तक प्रवेश कर सकता है और एक दूसरा सतह का अवलोकन कर सकता है, तो एक समय में ही काफ़ी अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। इससे क्या है जो व्यापक और सटीक जानकारी प्राप्त होती है। तो निसार का उद्देश्य और उपयोगिता की बात करें तो देखिए ये आपको याद रखना है कि इनमें किन में इनका यूज हो सकता है। यूपीएससी ऐसे प्री में पूछता है। तो देखिए भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, इनके लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, वनस्पति, बायोमास, हिम कवर, कार्बन चक्र में बदलाव का अध्ययन कर सकते हैं। ये कृषि निगरानी, जैसे सोयाबीन, मक्का, गन्ने की फसल है उनका अध्ययन किया जा सकता है। भूमि उपयोग परिवर्तन, शहरीकरण, पर्यावरणीय नीति निर्माण में ये काफ़ी सहायक हो सकता है। आपदा प्रबंधन और सुरक्षा नीति के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक महत्व की। तो देखिए ये नासा और इसरो का पहला संयुक्त रूप से विकसित और निष्पादित मिशन है। भारत और अमेरिका के बीच ये सहयोग अब रणनीतिक अंतरिक्ष भागीदारी में बदल चुका है। तो यानी भारत जो अमेरिका संबंध है अब किस में, रणनीतिक अंतरिक्ष भागीदारी में बदल चुके हैं। भारत ने हाल ही में जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों एजेंसियों ने मानव अंतरिक्ष उड़ान पर भी रणनीतिक ढांचा तैयार किया है। अब बात करते हैं फ्लश फ्लड की, यानी अचानक बाढ़ आने पे। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में अचानक बाढ़ की घटनाएं हाल ही के वर्षों में देखी गई हैं। ये बाढ़ बहुत कम समय में आती हैं और अत्यधिक विनाश का कारण बनती हैं और ज़्यादातर जब पहाड़ी और तटीय क्षेत्र हैं उनको प्रभावित करती हैं। जैसे 2023 में सिक्किम में जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था ग्लोब, उसमें दर्जनों मौतें हुई थी। 2024 में हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, केरल के वायनाड में भारी जनहानि हुई थी इसी कारण। तो इसके कारण औसतन प्रत्येक वर्ष 5,000 से अधिक लोग फ्लश फ्लड से मारे जाते हैं। सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं, तो प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो
हिमालय क्षेत्र, मध्य भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। बात करते हैं फ्लश प्लेट्स की दृष्टि से जो संवेदनशील नदी बेसिन है वो कौन से हैं, तो ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, ब्राह्मणी, पश्चिमी तटीय नदियाँ। सबसे उच्च संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं, तो जो गोदावरी का, गंगा, माही और सिंधु बेसिन है वो काफ़ी संवेदनशील है। तो देखिए, अगर महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें तो 1995 के बाद फ्लश प्लेट हाउस की घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। सबसे अधिक घटनाएं कहाँ देखी गई हैं, ब्रह्मपुत्र बेसिन में, फिर गंगा और फिर कृष्णा बेसिन में। तो बात करते हैं कि इसके कारण क्या हैं। देखिए, फ्लश प्लेट का कारण सिर्फ वर्षा नहीं है, केवल 25% घटनाएं ही चरम वर्षा से सीधी रूप से जुड़ी हुई है। बाकी जो घटनाएं हैं वो किसके कारण है, वर्षा प्लस मिट्टी की स्थिति के कारण होती हैं। तो मृदा संतृप्ति, यदि भारी वर्षा से पहले ही भूमि गीली हो तो रन ऑफ की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इससे क्या है, जो फ्लश प्लेट की संभावना वो बढ़ जाती है। इसके अलावा वर्षा की प्रकृति भी निर्धारित करती है। केवल 23% मामलों में ही 6 घंटे के भीतर फ्लश प्लेट आती है। शेष घटनाएं कई दिनों की वर्षा, चाहे वो कम हो या अधिक हो, के कारण हो सकती है। इसके अलावा स्थान विशेष की भिन्नता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पश्चिमी तट और मध्य भारत है, उसमें सब बेसिन के जो फ्लश लाइननेस है वो अधिक है, जल स्तर तेज़ी से बढ़ता है। हिमालय क्षेत्र में क्या है कारण, तीव्र ढाल है, वहाँ पे उच्च रिलीफ है, ऊंचाई और निचाई में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इसमें तो फिर बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है। तो देखिए, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, उससे वायुमंडल में जो नमी है वो 7% अधिक हो जाती है। तो इसके कारण जो वर्षा की तीव्रता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। 1981 से लेकर 2020 के बीच बात करें तो जो प्री मानसून चरम वर्षा है वो दोगुनी हो गई है। मानसून में 56%, पोस्ट मानसून में 40% और शीतकाल में 12.5% की वृद्धि देखी गई है। 1980 से 2018 के बीच 75% जो फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं वो किस में हुई हैं, जून से सितंबर में, यानी मानसून काल में। इसके अलावा कई जो नॉन प्रोन सब बेसिन है वहाँ पर भी ये स्थिति दर्ज की गई है। तो इसके लिए समाधान और अनुकूलन रणनीति क्या हो सकती है, तो पहले आवश्यकता है कि स्थान विशेष की नीति की आवश्यकता। तो ये है कि केवल जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं उन्हीं को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि वहाँ की टोपोग्राफी, मिट्टी की स्थिति और बेसिन की संरचना के आधार पर हमें रणनीति बनानी होगी। दूसरा है प्रभावी चेतावनी तंत्र का विकास करना होगा। तो जो पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको बेसिन विशेष के आधार पर बनाना होगा। वर्षा पूर्व मृदा आर्द्रता का डेटा है उसको भी समावेशित करना होगा। थर्ड है कि आपदा तैयारी और अवसंरचना। तो हमें आवश्यक है कि जो नवीन फ्लश प्लेट हॉट स्पॉट है उनकी पहचान करनी होगी। इसके अलावा जब भी हम अवसंरचना का निर्माण कर रहे हों वो जलवायु लचीली अवसंरचना हो। दीर्घकालिक अनुकूलन योजनाएं भी हमें निर्मित करनी होंगी। अब अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार आयोजित घास भूमि पक्षी गणना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहाँ से प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूछ सकता है कि कौन कौन सी पक्षी हैं यहाँ पे, है ना। तो ये पक्षी हैं, ये आपको याद रखने, नाम रट लेने इनको। तो यहाँ की 10 प्रमुख प्रजाति कौन सी हैं, तो बंगाल फ्लोरिकन जो कि संकटग्रस्त है, स्वैम्प फ्रैंकोलिन फिन्स वीवर जो कि स्थानिक है यहाँ की और संकटग्रस्त है, स्वैम्प ग्रास बेबलर, जर्डन्स बेबलर, सिलेंडर बिल्ड बेबलर, ब्लैक ब्रेस्टेड पेरेटेबिल, मार्स बेबलर, ब्रिसल्ड ग्रासलैंड, इंडियन ग्रास बर्ड। ये देखिए काफ़ी हैं ये ना, आपको ये याद रख लेना है। तो ये ऐसी 10 प्रजातियां हैं जिन्हें या तो IUCN लिस्ट द्वारा ग्लोबली थ्रेटेड माना गया है या जो ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए स्थानिक हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे कुल जो 43 घास भूमि पक्षी प्रजातियाँ थी उनको रिकॉर्ड किया गया है। मेनली एक है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 2 इंडेंजर्ड और 6 वल्नरेबल हैं IUCN रेड लिस्ट के अनुसार। तो यहाँ पे पहली बार यूनिक मेथोडोलॉजी को अपनाया गया है। तो इसमें क्या है कि आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र लगाए गए हैं। पारंपरिक दृष्टि से क्या है कि उनकी वैसे गणना की जाती थी, लेकिन अब आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले यंत्र के माध्यम से किया गया। और ये तकनीक आपकी पैसिव अकोस्टिक मॉनिटरिंग। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में ये चर्चा में रहा, ये किस से संबंधित है। फिर बर्ड नेट नामक एक मशीन है, उसके माध्यम से इस ध्वनि का विश्लेषण किया गया। तो इसमें प्रमुख खोजें क्या हैं, देखिए फिन्स वीवर क्या एक पक्षी प्रजाति है, फिन्स वीवर।
इसमें एक प्रजनन कॉलोनी मिली है जिसमें 85 से अधिक घोंसले थे। ये प्रजाति केवल ब्रह्मपुत्र घाटी में ही पाई जाती है, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए स्थानिक है। ये आपको 100% याद रखना, अच्छे से याद रखना है। कई ऐसी प्रजातियां जो पहले आम थी, जैसे बंगाल फ्लोरिकन, अब वो नगण्य संख्या में मिलती है। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।